हेलो बच्चा वाटी, वेलकम बैक टू येट अनदर सेशन। तो लास्ट क्लास में हमने क्यूइंग थ्योरी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्यू का बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने इसमें कि कस्टमर अराइव होता है, देन कस्टमर अराइव होता है तो सबसे पहले हमने मीनिंग समझा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर। फिर उसके बाद अगर कस्टमर अराइव हुआ है तो हमें उसका अराइवल प्रोसेस पढ़ा था। अराइवल प्रोसेस में हमने देखा था अराइवल स्ट्रक्चर एंड अराइवल स्पीड के बारे में देखा था। अराइवल स्ट्रक्चर में हमने डिफरेंट वेज देखे थे कि किस तरह से कस्टमर अराइव हो सकते हैं। कौन से दो वे थे? फाइनाइट सोर्सेज से कस्टमर अराइव हो सकता है एंड इनफाइनाइट सोर्सेज से कस्टमर अराइव हो सकता है ना। अराइवल स्ट्रक्चर में हमने अकॉर्डिंग टू सोर्स सबसे पहले देखा था, फाइनाइट सोर्सेज से एंड इनफाइनाइट सोर्सेज से। देन अकॉर्डिंग टू नंबर्स देखा था, कस्टमर का जो अराइवल स्ट्रक्चर है नंबर्स के अकॉर्डिंग कैसे हो सकता है। तो इंडिविजुअली भी कस्टमर आ सकता है एंड ग्रुप में भी कस्टमर आ सकता है। देन अकॉर्डिंग टू लाइन, तो कस्टमर फिक्स्ड अराइवल भी हो सकता है कस्टमर का, और रैंडम वे में अराइवल भी हो सकता है। ये सब चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी। फिर हमने देखा था अराइवल स्पीड। अराइवल स्पीड में हमने दो चीजें पढ़ी थी, अराइवल रेट एंड अराइवल टाइम। ये दोनों चीजें हमने पढ़ी थी, इन दोनों का मतलब देखा था। देन हमने फॉर्मूला देखा था अराइवल रेट का। अराइवल रेट को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। इसका फॉर्मूला क्या था? डिफाइंड यूनिट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय अराइवल टाइम। तो आपका क्या आ जाता है? अराइवल रेट आ जाता है। अराइवल रेट का क्या मतलब होता है? अराइवल रेट मतलब कि नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग पर यूनिट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में हमारे पास कितना नंबर ऑफ कस्टमर अराइव होता है, दैट इज अराइवल रेट। यानी कि लेट्स से अगर हम 1 आवर की बात कर रहे हैं तो 1 आवर में हमारे पास कितना कस्टमर अराइव होता है। अगर मैं 2 आवर की बात कर रही हूँ तो मेरे को बताओ 2 आवर में हमारे पास कितना कस्टमर अराइव होता है, दैट इज माई अराइवल रेट। उसी तरह से हमने जब कस्टमर अराइव हो गया तो देन कस्टमर अराइव होके लगेगा क्यू में, मतलब कि लाइन में लगेगा। तो लाइन का हमने क्या चीजें पढ़ी थी? लाइन में भी हमने, क्यू में भी दो चीजें पढ़ी थी, क्यू स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ कस्टमर। क्यू स्ट्रक्चर हमारा किस टाइप का हो सकता है? सबसे पहले हमने क्यू का मतलब समझा था। क्यू मतलब एक लाइन, पर्टिकुलर पर्सन की लाइन जो सर्विसेज लेने के लिए वेट कर रही होती है। क्यू स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि किस ऑर्डर में कस्टमर को सर्विसेज दी जाती हैं, दैट इज माय क्यू स्ट्रक्चर। तो 4 तरह से कस्टमर को सर्विसेज दी जा सकती हैं। कौन सा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसे सर्विसेज देंगे सबसे पहले। लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो लास्ट में आया उसे सबसे पहले सर्विसेज देंगे। देन सर्विस इन रैंडम ऑर्डर एंड प्रायोरिटी सर्विस। ये सब हमने एग्जांपल के साथ डिटेल में समझा था। उसके बाद हमने देखा था बिहेवियर ऑफ कस्टमर। अब बिहेवियर ऑफ कस्टमर भी दो तरह के कस्टमर हो सकते हैं बिहेवियर वाइज, पेशेंट कस्टमर एंड इम्पेशेंट कस्टमर। पेशेंट कस्टमर मतलब कि जो आते हैं, लाइन ज्वाइन करते हैं एंड सर्विसेज लेके ही निकलते हैं, दैट इज आर पेशेंट कस्टमर। इम्पेशेंट कस्टमर में हमारे पास 3 तरह की कैटेगरी थी, जोकिंग, बाल्किंग एंड रैंकिंग। जोकिंग का मतलब क्या था? जहां पे कस्टमर स्विच कर लेते हैं उस लाइन पे जो लाइन आपकी फास्ट चल रही है। अगर दो लाइन लगी हुई है सर्विसेज लेने के लिए तो कस्टमर देखेगा कि ये लाइन जल्दी मूव कर रही है, ये लाइन स्लो मूव कर रही है, तो कस्टमर इस लाइन में लग जाएगा। कस्टमर स्विचिंग टू क्यू विच आर मूविंग फास्ट। बाल्किंग मतलब कि कस्टमर अपॉन देयर अराइवल नॉट ज्वाइन द क्यू। वो क्यू ज्वाइन ही नहीं करते हैं, देखते हैं कि बहुत लंबी लाइन है, भाई हमें लाइन में नहीं लगना है। अगर बैंक में सर्विसेज लेने के लिए आए हैं, देख रहे हैं कि बहुत लंबी लाइन लगी है, हमें लाइन में लगना है, हम दूसरे बैंक में चले जाएंगे, ठीक है, दूसरी ब्रांच में चले जाएंगे। रैंकिंग मतलब कि कस्टमर आते हैं, क्यू में स्टैंड होते हैं सर्विसेज लेने के लिए, बट फिर वो देखते हैं कि क्यू बहुत स्लो चल रही है, इतना टाइम हम वेट नहीं कर सकते हैं, तो क्यू छोड़ के चले जाते हैं, दैट इज रैंकिंग। तो हमने दो तरह के कस्टमर देखे थे, पेशेंट एंड इम्पेशेंट। उसके बाद क्यू में लगने के बाद आप जाके सर्विसेज लोगे, सर्विसेज लेके बाहर निकल जाओगे। तो सर्विसेज में भी हमने दो चीजें देखी थी सर्विस मैकेनिज्म में। फर्स्ट वन इज सर्विस स्ट्रक्चर एंड देन स्पीड ऑफ सर्विस। सर्विस स्ट्रक्चर मतलब किस तरह से कस्टमर को सर्विसेज दी जाती हैं, क्या स्ट्रक्चर है हमारा सर्विसेज का। तो 4 तरीके थे हमारे पास। सिंगल सर्विस फैसिलिटी, हमारे पास एक ही सर्विस फैसिलिटी है, ठीक है, कस्टमर आता है, क्यू में लगता है, एक ही सर्विस फैसिलिटी है। लेट्स अगर हम बैंक की बात करें तो एक ही कैश काउंटर है हमारे पास। अगर किसी को कैश निकलवाना है तो कस्टमर आता है, क्यू में लगता है, यहाँ से कैश निकलवाता है और निकल जाता है। नेक्स्ट इज मल्टीपल पैरेलल फैसिलिटीज विद सिंगल क्यू। मतलब कि मल्टीपल फैसिलिटीज है हमारे पास। इस बार कैश काउंटर ना हमारे पास जो है बहुत सारे हैं, बट पैरेलल है। पैरेलल मतलब मल्टीपल फैसिलिटीज तो हैं पर ये पैरेलल है, मतलब सेम है। अगर ये मल्टीपल फैसिलिटी है तो सारे ही कैश काउंटर है इस बार हमारे पास, ठीक है। ये चारों के चारों हमारे पास क्या है? कैश काउंटर है। ऐसे नहीं है एक कैश काउंटर है, एक आपका टिकट काउंटर है, एक आपका लोन काउंटर है, ऐसे अलग अलग नहीं है, पैरेलल फैसिलिटीज है, सारे के सारे कैश काउंटर है। तो इसमें क्या आएगा? कस्टमर लगेगा,
पर क्यू एक लगेगी। देखो ना, मल्टीपल पैरेलल फैसिलिटीज विद सिंगल क्यू, जो हमारी क्यू होगी वो क्या होगी, सिंगल होगी। क्यों सिंगल होगी मैम, फैसिलिटीज तो पैरेलल है, कस्टमर आके ऐसे ऐसे क्यों नहीं जा रहा है, नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता है, लेट्स से कस्टमर को अंदर बैंक में एंट्री करने से पहले यहाँ पे चेकिंग करवानी पड़ेगी अपनी, तो वो हमारे पास जो फैसिलिटी है ना वो एक ही है, चेकिंग वाली फैसिलिटी एक ही है। तो कस्टमर आगे लाइन में लगेगा, यहाँ से चेकिंग करवा के फिर उसके बाद ऐसे ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मल्टीपल पैरेलल फैसिलिटीज है, बट स्टिल क्यू जो है सिंगल है। नेक्स्ट में क्या है, हमारे पास मल्टीपल पैरेलल फैसिलिटीज है एंड क्यू भी मल्टीपल है। अब क्यों क्यों मल्टीपल होंगी, हर कैश काउंटर के बाहर ऐसे अपना सिक्योरिटी चेक लगा हुआ है, तो कस्टमर अलग अलग क्यू बनाएगा, ऐसे आएगा, चेक करवाएगा और सर्विसेज लेके निकल जाएगा। नेक्स्ट, सर्विस फैसिलिटी इन अ सीरीज, ठीक है, सीरीज में सर्विस फैसिलिटी है। इसमें हमने किसकी एग्जांपल ली थी, कार की, कार रिपेयर की एग्जांपल ली थी। कार आई, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगी, वो रिपेयर होगी, क्यू में लगेगी, देन यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी, रिपेयर होने के बाद क्यू में लग के वो वॉश होने के लिए जाएगी। तो आप सीरीज में सर्विस फैसिलिटी ले रहे हो तो इसमें बार बार क्यू लगती है, ठीक है। तो ये चार तरीके होते हैं हमारे स्ट्रक्चर में सर्विस फैसिलिटी के। नेक्स्ट हमने देखा था स्पीड ऑफ सर्विस। स्पीड ऑफ सर्विस में अगेन हमने दो चीजें पढ़ी थी, सर्विस टाइम एंड सर्विस रेट। सर्विस रेट को हम डिनोट करते हैं म्यू से। सर्विस रेट का फॉर्मूला क्या होता है, डिफाइंड यूनिट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय सर्विस टाइम, मतलब कि एक यूनिट ऑफ टाइम पे आप कितने कस्टमर को सर्विसेज दे सकते हो, दैट इज माय सर्विस रेट। तो उसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया था। उसके बाद हम अब से आपकी होगी न्यू क्लास स्टार्ट। ये तो थी हमारी पुरानी क्लास की सारी रिवीजन। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने अपना पूरा क्यू का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। आज की क्लास में हम अपना क्यूइंग मॉडल पढ़ने वाले हैं। क्यूइंग थ्योरी का मैंने आपको क्या मतलब सिखाया था, क्यूइंग थ्योरी मतलब जो क्यू लग रही है हमारी प्रॉपर लाइन लग रही है, इस पे मैं मैथमेटिकल मॉडल्स लगाऊंगी, जिसकी हेल्प से मैं एक डिसीजन बनाऊंगी कि मैं अपनी क्यू को कैसे रिड्यूस कर सकती हूँ, क्योंकि क्यू लगना इज नॉट अ गुड थिंग, है ना। तो वही सब हम इस क्यू मॉडल में पढ़ने वाले हैं। चार चीजें हम मेनली पढ़ेंगे इस क्यू मॉडल में। सबसे पहले कुछ असम्पशंस पढ़ेंगे, देन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे हम इसमें, देन हम क्यूइंग मॉडल्स पढ़ेंगे, कितने क्यूइंग मॉडल हैं, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्यूइंग मॉडल पढ़ेंगे। ये चार चीजें हमने पढ़नी है, ठीक है। फर्स्ट वन है, सबसे पहले तो क्यूइंग थ्योरी का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज अ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ वेटिंग लाइन। हम वेटिंग लाइन की एक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगा के, तरीके लगा के इस तरह से स्टडी करेंगे ताकि हम एक टेक्निक निकाल सकें, एक डिसीजन बना सकें अबाउट द रिसोर्सेज टू प्रोवाइड द सर्विस, कि हमें कितने रिसोर्सेज की जरूरत है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। समझ आया। असम्पशंस इन क्यूइंग मॉडल। अब क्यूइंग मॉडल, जो हम क्यूइंग मॉडल मतलब हम मैथमेटिकल स्टडी कर रहे हैं क्यूइंग क्यू की, तो उसकी मैथमेटिकल स्टडी से पहले हम कुछ असम्पशंस लेके चलते हैं। क्या असम्पशंस लेके चलते हैं, फर्स्ट वन इज स्टोरेज कैपेसिटी टू बी इनफाइनाइट। सॉरी, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। क्या अज्यूम करके चलते हैं, जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है। मतलब अगर मैं बैंक की बात करूं, अगर मैं बैंक में क्यू की बात कर रही हूँ, तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगी कि बैंक में मैं एन नंबर ऑफ कस्टमर स्टोर कर सकती हूँ, मेरी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी का हिंड्रेंस नहीं है। नेक्स्ट, नो पार्किंग जोकिंग एंड रैंगिंग। हम अज्यूम करके चलते हैं जो हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं वो कौन से कस्टमर्स होंगे, पेशेंट कस्टमर्स होंगे, ठीक है। एंड थर्ड वन इज कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं अराइवल प्रोसेस में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सॉरी क्यू स्ट्रक्चर में हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये तीन चीजें हम अज्यूम करके चलते हैं अपना क्यूइंग मॉडल स्टडी करने के लिए, ओके। देन अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पे, ठीक है। अब ये चीजें आपको एकदम ध्यान से सीखनी है, इसी के ऊपर आपको ये टॉपिक ही एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे 5 स्टार टिक कर लो, इसी के बेस के ऊपर हमारे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इसे हम सब ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो अपना क्यू स्ट्रक्चर पे वापस चलते हैं। क्या हुआ था क्यू स्ट्रक्चर में, कस्टमर आ रहा था, ठीक है मैम, कस्टमर क्या कर रहा था, आ रहा था, यानी कि कस्टमर क्या कर रहा था हमारा, अराइव कर रहा था। तो अराइव करने के लिए हमने क्या चीजें पढ़ी थी, अराइवल रेट पढ़ा था एंड अराइवल टाइम पढ़ा था। अब इन दोनों के तो आपको फॉर्मूला आते ही होंगे, है ना। अराइवल रेट का क्या फॉर्मूला था,
यूनिट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय अराइवल टाइम, इसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। अब तक तो ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए, आपको सोते हुए भी कोई पूछ लेना अराइवल रेट का क्या फॉर्मूला होता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अराइवल टाइम का फॉर्मूला क्या था, अराइवल रेट का रेसिप्रोकल था अराइवल टाइम का फॉर्मूला, है ना, समझाया था मैंने आपको। देन अराइव वाला तो समझ गया। अब कस्टमर अराइव होके क्या लगेगा, क्यू में लगेगा। कस्टमर अराइव होके क्या लगेगा, क्यू में लगेगा। तो बेटा हमें इस क्यू में क्या चीजें देखनी है, हमें इस क्यू में दो चीजें देखनी है। क्या, सबसे पहले एवरेज वेटिंग टाइम इन क्यू, एक कस्टमर को क्यू में कितना टाइम वेट करना पड़ रहा है, एंड एवरेज लेंथ ऑफ क्यू, हमारी क्यू की लेंथ कितनी है, मुझे ये दो चीजें देखनी है। अब क्यों देखनी है बेटा, मैंने आपको क्या बोला, क्यूइंग मतलब मॉडल, मतलब हम डिसीजन बनाने वाले हैं कि हमें कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बैंक की बात करूं तो मुझे डिसीजन बनाना है कि मुझे कैश काउंटर की कितनी रिक्वायरमेंट है। अब मैं ये कैसे डिसीजन बनाऊंगी, मैं क्यू को स्टडी करूंगी, जो मेरी क्यू लगती है मैं रोज देख रही हूँ कि रोज सुबह आके ये लंबी क्यू लग रही है मेरे कैश काउंटर के सामने। कुछ कस्टमर तो बिना सर्विसेज लिए वापस जा रहे हैं, वो कस्टमर वापस आएगा भी नहीं, मेरा नुकसान हो रहा है। तो मैं इस क्यू की स्टडी करूंगी और मैं देखूंगी क्या मुझे इसी कैश काउंटर की एफिशिएंसी इंक्रीज करने की जरूरत है, या मैं कोई और कैश काउंटर भी साथ में लगाऊं, अगर लगाऊं तो कितने कैश काउंटर लगाऊं, मुझे ये स्टडी करना है। तो बेटा जी इसमें मुझे क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, एक तो मुझे देखना ही पड़ेगा अराइवल रेट, जो बहुत ही ऑब्वियस है, जिसको भी अराइवल रेट का मतलब पता है उसके दिमाग में अराइवल रेट समझते ही वर्ड सुनते ही आ गया होगा कि हाँ मुझे अराइवल रेट की क्यों जरूरत है। नेक्स्ट मुझे जरूरत है एवरेज वेटिंग टाइम इन क्यू। अब मुझे देखना पड़ेगा ना कि कस्टमर को एवरेज कितना वेट करना पड़ता है ये हमारी क्यू में। कस्टमर को लेट्स से 5 मिनट्स वेट करना पड़ता है हमारी क्यू में, ठीक है। कस्टमर आता है 5 मिनट्स मैक्स वेट करता है और उसे सर्विसेज मिल जाती है, ठीक है। और मुझे सेकेंड चीज क्या देखनी है, एवरेज लेंथ ऑफ द क्यू, मेरी क्यू की लेंथ कितनी है, मतलब कितनी लंबी क्यू लगती है। अगर मैं देख रही हूँ कि मेरी भाई सारा दिन 100 कस्टमर्स की क्यू लगी ही रहती है ऑन एन एवरेज, और मेरे को एक कस्टमर को सर्विस देने का जो उसका वेटिंग टाइम है क्यू में वो कितना है, 1 आवर वेटिंग टाइम है उसका क्यू में। तो मैं देख रही हूँ ना कि कस्टमर को वेट बहुत ज्यादा टाइम करना पड़ रहा है और इतनी लंबी क्यू लगती रह रही है, तो मेरे को एक और सर्विस फैसिलिटी की जरूरत है, ठीक है। तो ये सब डिसीजन बनाने के लिए चीजें जरूरी है। तो मुझे क्या दो चीजें और पढ़नी है, एवरेज वेटिंग टाइम इन क्यू एंड एवरेज लेंथ ऑफ द क्यू, मुझे ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट, फिर कस्टमर सर्विस सिस्टम में जाएगा, वहां से क्या लेगा, सर्विसेज लेगा। तो सर्विस टाइम एंड सर्विस रेट हमने देखा था, दोनों का फॉर्मूला देखा था, है ना। सर्विस रेट का क्या फॉर्मूला था, यूनिट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय सर्विस टाइम, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, ओके। देन कस्टमर सर्विसेज लेके क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। इसके सिवाय मुझे और क्या चीजें देखनी है, एवरेज टाइम इन द सिस्टम, हमारे कस्टमर को पूरे के पूरे सिस्टम में कितना टाइम वेट करना पड़ा है, मुझे ये भी जानना है। अब इस सिस्टम का टाइम कैसे निकलेगा, सिस्टम बेटा मतलब कि ये फुल फुल एकदम फुल, मतलब कस्टमर ने जब अराइव कर लिया ना, टिल वो जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन लीव नहीं कर रहा, उस पूरे को हम क्या कहते हैं, वेटिंग टाइम इन सिस्टम। एंड एवरेज लेंथ ऑफ सिस्टम, हमारे पूरे सिस्टम की लेंथ कितनी है वो हमें देखना है। मतलब कस्टमर अराइव करता है, देन क्यू में लगता है, देन सर्विसेज लेता है, देन निकलता है, तो इस पूरे सिस्टम की लेंथ भी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। समझ आया, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है हमें इंपॉर्टेंट समझनी है। अब इसमें मैम हमें अराइवल रेट तो पढ़ लिया हुआ है, सर्विस रेट भी पढ़ लिया हुआ है, हमें ये चार चीजें देखनी है, एवरेज वेटिंग टाइम इन क्यू, एवरेज लेंथ ऑफ द क्यू, एवरेज वेटिंग टाइम इन सिस्टम एंड एवरेज लेंथ ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब अराइवल रेट को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। सर्विस रेट को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। एवरेज वेटिंग टाइम इन क्यू को किससे डिनोट करेंगे, क्यू है ना, क्यू का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, क्यू। हम क्या ढूंढ रहे हैं, वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम का फर्स्ट लेटर क्या है, डब्ल्यू, तो इसकी एब्रीविएशन क्या हो गई, डब्ल्यू क्यू। एवरेज लेंथ ऑफ द क्यू, क्यू की हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, इसकी एब्रीविएशन क्या हो गई, एल क्यू। एवरेज टाइम इन द सिस्टम, अब मुझे सिस्टम का क्या चाहिए, वेटिंग टाइम चाहिए, तो इसका क्या एब्रीविएशन हो जाएगी, डब्ल्यू एस। लेंथ ऑफ द सिस्टम, और मुझे सिस्टम का क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, तो इसकी एब्रीविएशन क्या हो जाएगी, एल एस, ठीक है। समझ आया, ये तो इजी था, बस आपको यही याद रखना है, अराइवल रेट को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं एंड सर्विस रेट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इन चीजों के हम क्या समझेंगे, फॉर्मूला समझेंगे। क्या मैम हमें सिर्फ यही चार चीजों के फॉर्मूला देखने हैं तो मैम चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं बेटा, इसके सिवाय भी चार पांच फॉर्मूलाज हो रहे हैं, इजी इजी है,
बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो अराइवल रेट का हमने फॉर्मूला देख लिया, सर्विस रेट का हमने फॉर्मूला देख लिया। नेक्स्ट क्या है, अराइवल एंड सर्विस रेट मस्ट बी इन द सेम यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो हमारा अराइवल और सर्विस रेट होगा ना, वो आपको सेम यूनिट में लेना है। यानी कि अब अराइवल रेट और सर्विस रेट क्या होता है, एक डिफाइंड यूनिट ऑफ टाइम में आपका कितने कस्टमर अराइव होते हैं, या फिर एक डिफाइंड यूनिट ऑफ टाइम में आप कितने कस्टमर को सर्विस देते हो, दैट इज माई अराइवल रेट और सर्विस रेट। ठीक है, तो जो डिफाइंड यूनिट ऑफ टाइम है ना, जो डिफाइंड यूनिट ऑफ टाइम है ना, ये हमारा सेम होना चाहिए। अगर हम 1 आवर की बात कर रहे हैं तो अराइवल रेट भी हमारा 1 आवर में निकलेगा और सर्विस रेट भी हमारा 1 आवर में ही निकलेगा। ठीक है, तो यूनिट ऑफ टाइम जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अब ये दो चीजें तो ठीक है, अब इसके सिवाय कुछ और चीजें इसी से मिलती जुलती हैं। फॉर्मूला समझो, बहुत ईजी है, ध्यान से समझना, फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यूटिलाइजेशन रेट, ट्रैफिक इंटेंसिटी या क्लियरिंग रेशो, इसको डिनोट करते हैं हम आर से। अब इसका मतलब क्या है, यूटिलाइजेशन रेट मतलब कि आप कितना यूटिलाइज कर रहे हो। यूटिलाइजेशन रेट आप सबने सुना होगा बचपन में, सबको आइडिया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलाइजेशन रेट। यूटिलाइजेशन रेट मतलब आप कितना यूटिलाइज कर रहे हो। हम यूटिलाइजेशन रेट देख रहे हैं लेट्स से सिस्टम का, फुल सिस्टम का। मैंने आपको सिस्टम का मतलब समझा दिया ना। सिस्टम का यूटिलाइजेशन रेट मतलब आप सिस्टम को कितना यूटिलाइज कर रहे हो, दैट इज माई यूटिलाइजेशन रेट ऑफ अ सिस्टम। यूटिलाइजेशन रेट ऑफ सर्विस फैसिलिटी या फिर सर्वर, सर्विस फैसिलिटी को मैं सर्वर लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक सर्वर को आप कितना यूटिलाइज कर रहे हो, दैट इज यूटिलाइजेशन रेट ऑफ सर्वर। ठीक है, सर्वर बेटा मतलब सर्वर या चैनल बोल लो, ये दो वर्ड्स आपको साइमल्टेनियसली दिखेंगे, सर्वर और चैनल। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है, सर्वर या चैनल का मतलब होता है जो आपका कैश काउंटर था ना, है ना, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, दैट इज माय सर्वर। तो हमारे एग्जांपल में कैश काउंटर हमारा सर्वर था, हमारा चैनल था। ओके, यूटिलाइजेशन रेट मतलब एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर सर्व्ड एट एनी टाइम बाय द सर्वर। जो हमारा एक सर्वर है वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने नंबर ऑफ कस्टमर सर्व कर सकता है, यानी कि हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड। आपकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका कितना प्रोपोर्शन आप यूटिलाइज करते हो। ठीक है, लेट्स से कैश काउंटर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मुझे देखना है ये कैश काउंटर कितना यूटिलाइज करता है अपनी कैपेसिटी को, इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जितनी है उसमें से ये कितना यूटिलाइज करता है। तो ये है हमारे पास यूटिलाइजेशन रेट का या फिर ट्रैफिक इंटेंसिटी का या फिर क्लियरिंग रेशियो का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगी आपको समझ नहीं आएगा। ये फॉर्मूला समझने से पहले हमें कुछ पॉसिबिलिटीज को स्टडी करना पड़ेगा। अब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन म्यू। अब लैम्डा का मतलब क्या होता है, लैम्डा मतलब अराइवल रेट, म्यू का मतलब क्या होता है, सर्विस रेट। ठीक, अब इस केस में उन्होंने क्या बोला है, लैम्डा इज ग्रेटर देन म्यू, यानी कि जो हमारा अराइवल रेट है वो सर्विस रेट से ज्यादा है। यानी कि अगर हमारे 100 कस्टमर आ रहे हैं तो सर्विस रेट, जितने कस्टमर को सर्विस मिल रही है वो कम होंगे, कितने होंगे, लेट्स से 80 लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है ये फर्स्ट सिचुएशन में कि हमारा अराइवल रेट ज्यादा है हमारे सर्विस रेट से। अगर हमारे पास 100 कस्टमर आ रहा है तो हम सिर्फ 80 कस्टमर को सर्विसेज दे पा रहे हैं। क्या ये आपको सही लगता है, तो आपके पास 100 कस्टमर आ रहा है पर आप सिर्फ 80 कस्टमर को सर्विस दे पा रहे हो, तो 20 कस्टमर को आप सर्विस नहीं ना दे पा रहे हो, ये बिना सर्विसेज लेके जा रहे हैं भाई, दोबारा आपके पास आएंगे भी नहीं। ठीक है, कस्टमर को निराश नहीं कर सकते, कस्टमर भगवान का रूप होता है। ठीक है, तो ये आपको सिचुएशन सही लग रही है, ये केस सही लग रहा है, नहीं ये केस सही नहीं है। इसमें क्या होगा, सर्विस सिस्टम इज नॉट कैपेबल ऑफ मीटिंग द डिमांड। हमारा जो सर्विस सिस्टम है, जो हमारा कैश काउंटर लगा हुआ है, ये कैपेबल नहीं है डिमांड को मीट करने के लिए। सर्विस सिस्टम इवेंचुअली फेल, हमारा सर्विस सिस्टम फेल हो जाएगा एंड सर्विस फैसिलिटी विल ऑलवेज बिजी, और हमारी सर्विस फैसिलिटी हमेशा बिजी रहेगी। जो हमारा कैश काउंटर है, अगर इसके पास 100 कस्टमर आ रहा है और ये सिर्फ 80 को सर्विसेज दे पा रहा है, मतलब कि एक तो ये फेल हो गया भाई, सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, ये कैपेबल ही नहीं है डिमांड को मीट करने के लिए। थर्ड थिंग इज ये हमेशा बिजी रहेगा, बिजी रहेगा इन द सेंस इसके पास 100 कस्टमर आ रहा है भाई,
80 को ही सर्विसेज दे पा रहा है, मतलब ये हर टाइम सर्विसेज ही देता जा रहा है। तो क्या किसी बंदे से आप नॉन स्टॉप फुल डे काम करवाते रहोगे तो क्या वो एफिशिएंटली वर्क करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 3 हिंड्रेंस रहेंगे फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी में। तो अगर फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी में मैं फॉर्मूला देखना चाहूँ यूटिलाइजेशन रेट का, ठीक है, तो कॉमन सेंस लगाओ और एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि यूटिलाइजेशन रेट का इस पॉसिबिलिटी में आप क्या फॉर्मूला बनाओगे। 100 कस्टमर मेरे पास अराइव हो रहा है, 80 को मैं सर्विसेज दे रही हूँ, तो कितना परसेंट यूटिलाइज कर रहे हो हम? देखो बेटा जी, कैसे निकालते हैं आप? जितना कस्टमर अराइव हो रहा है इनटू रेट, जितना यूटिलाइजेशन रेट है, इक्वल्स टू जितनों को मैं सर्विस दे पाई। तो क्या बन गया? अराइवल रेट इनटू रेट, यूटिलाइजेशन रेट इक्वल्स टू सर्विस रेट आ जाएगा। तो रेट का फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा? सर्विस रेट डिवाइडेड बाय अराइवल रेट। रेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सर्विस रेट डिवाइडेड बाय अराइवल रेट, यानी कि म्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा बन जाएगा इस सिचुएशन में फॉर्मूला। पर क्या ये सिचुएशन मेरे लिए सही है, एफिशिएंट सिचुएशन है? नो, ये सिचुएशन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी हिंड्रेंसेस आ रही हैं। तो क्या आप ऐसा रेट चाहते हो, ऐसा यूटिलाइजेशन रेट आप चाहते हो? नहीं, हम ऐसा यूटिलाइजेशन रेट नहीं चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन देखो जहां पे लैम्डा इक्वल्स टू म्यू है, यानी कि अराइवल रेट इक्वल्स टू आपका सर्विस रेट है। कस्टमर कम, कस्टमर आता है उतना ही सर्व हो जाता है। 100 कस्टमर आ रहे हैं, हम 100 कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है मैम, फिर तो अच्छी बात है, जितना कस्टमर आ रहा है उतने कस्टमर को हम सर्विस दे रहे हैं। पर बेटा जी इसमें भी तो एक दिक्कत है ना, जो हमारा सर्वर है वो ऑलवेज बिजी रहेगा, क्योंकि 100 कस्टमर आ रहा है, वो 100 को सर्विसेज दे रहा है भाई, हर टाइम वो काम कर रहा है नॉन स्टॉप, एफिशिएंटली वर्क करेगा नहीं। तो इसमें भी एक हिंड्रेंस है, जो हमारा सर्वर है वो हमेशा क्या रहेगा? इजी, सॉरी बिजी रहेगा वो हर टाइम पे। ठीक है, तो इस केस में भी ये वाला भी पॉसिबिलिटी आपकी सही नहीं है। नेक्स्ट सिचुएशन है, अगर आपका लैम्डा लेस देन म्यू है, आपका अराइवल रेट इज लेस देन सर्विस रेट है, अगर आपके पास 80 कस्टमर आ रहा है, अराइवल रेट है 80 कस्टमर, और आप सर्विसेज कितने को दे सकते हो? कैपेसिटी है भाई, यूटिलाइजेशन रेट है, हम भाई 100 को सर्विसेज दे सकते हैं, हमारे पास आ सिर्फ 80 रहा है। मैं 100 को सर्विसेज दे सकती हूँ, मेरे पास आ सिर्फ 80 ही रहा है, तो दैट इज द गुड सिचुएशन। ठीक है, ये मोस्ट रियलिस्टिक सिचुएशन यही होती है, जहां पे हमारे सर्वर को भी आराम मिल जाता है और सारे कस्टमर की डिमांड भी हम फुलफिल कर पा रहे होते हैं। ठीक है, कि मैं सर्विसेज दे सकती हूँ, सर्विस रेट मतलब मैं सर्विसेज दे सकती हूँ कितने कस्टमर को? मैं 100 कस्टमर को सर्विसेज दे सकती हूँ, बट मेरे पास आ कितना रहा है कस्टमर? मेरे पास सिर्फ आता 80 कस्टमर ही है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला, ये सही पॉसिबिलिटी, और फॉर्मूला भी ऐसे बनेगा। देखो, मैं सर्विस दे सकती हूँ 100 कस्टमर को, तो सर्विस रेट इनटू यूटिलाइजेशन रेट करोगे, और इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा? अराइवल रेट आ जाएगा, है ना? इक्वल्स टू अराइवल रेट आ जाएगा ना। मैं 100 कस्टमर को सर्विस दे सकती हूँ, पर मैं कितना यूटिलाइज करती हूँ अपने सिस्टम को, और मेरे पास कस्टमर जितना आता है ना, उतने ही सिस्टम को मैं यूटिलाइज कर पाती हूँ। मेरे पास सिर्फ 80 ही कस्टमर आता है, 80 कस्टमर आता है, 100 लोगों को मैं सर्विस दे सकती हूँ, तो यूटिलाइजेशन रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 80 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा यूटिलाइजेशन रेट का फॉर्मूला। 2 4 8, 2 5 10, 4/5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या फॉर्मूला बना आपका? अराइवल रेट डिवाइडेड बाय सर्विस रेट बना ना। अराइवल रेट यानी कि लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। तो यूटिलाइजेशन रेट को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो यूटिलाइजेशन रेट का फॉर्मूला क्या बना? लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। तो यूटिलाइजेशन का रेट फॉर्मूला हमारे पास क्या बना? लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। कैसे बना ये फॉर्मूला? अराइवल रेट डिवाइडेड बाय सर्विस रेट, मैं कितने कस्टमर को सर्विसेज दे सकती हूँ। ठीक है, माई सर्विस कैपेसिटी इनटू यूटिलाइजेशन रेट इक्वल्स टू अराइवल रेट, है ना? जितना कस्टमर अराइव हुआ है मैं तो उन्हें सर्विस दे पाऊंगी ना, दे सकती हूँ मैं ज्यादा, पर मैं दे पाऊंगी सिर्फ अराइवल रेट को, यानी कि सर्विस कैपेसिटी को मैं यूटिलाइजेशन रेट से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास अराइवल रेट आ जाएगा। तो यूटिलाइजेशन रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अराइवल रेट डिवाइडेड बाई सर्विस रेट। ठीक है, इजी था, सिंपल था। यूटिलाइजेशन रेट का फॉर्मूला भी आप लोगों को भी दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट इज सिस्टम यूटिलाइजेशन। अभी मैंने क्या निकाला था? यूटिलाइजेशन रेट ऑफ अ सर्वर, सिंगल सर्वर का ये मैंने एक यूटिलाइजेशन रेट निकाला था। अब मुझे क्या देखना है?
सिस्टम का यूटिलाइजेशन रेट, मतलब होल सिस्टम का यूटिलाइजेशन रेट। ये वाला कैसे निकलेगा? बहुत ही सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपके दिमाग में आएगा ये कैसे निकलेगा। ये है मेरा नॉर्मल एक सर्वर का सर्विस रेट। एक सर्वर के सर्विस रेट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ सर्वर्स के साथ, तो आपका क्या आ जाएगा? फुल सिस्टम का यूटिलाइजेशन रेट आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला है, लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू हमारे सिंगल सर्वर का फॉर्मूला था ना, इनटू कर देंगे हम m के साथ। m मतलब नंबर ऑफ सर्वर्स इन द सिस्टम। तो सिस्टम यूटिलाइजेशन रेट का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू इनटू m। ठीक है, सिस्टम यूटिलाइजेशन रेट को हम p से डिनोट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, डन। नेक्स्ट इज आइडियल रेट। अब आइडियल रेट मतलब जितना टाइम खाली रहे। अब हमने अगर सिस्टम यूटिलाइजेशन, अगर हमने यूटिलाइजेशन रेट देखा, ठीक है, यूटिलाइजेशन रेट हमने देखा, सिस्टम का भी देखा एंड सर्वर का भी देखा। अब हमें क्या देखना है? आइडियल रेट। आइडियल रेट भी हम किसका देखेंगे? सिस्टम का भी देखेंगे और सर्वर का भी देखेंगे हम आइडियल रेट। ठीक है, समझ आया? अब आइडियल रेट मतलब कितना टाइम खाली रहे। सबसे पहले हम सर्वर का देखते हैं, कितना टाइम हमारा सर्वर खाली रहा। ठीक है, सर्वर छोड़ो, पहले सिस्टम का देखते हैं कितना टाइम हमारा सिस्टम खाली रहा। अब बेटा देखो, मेरा अगर यूटिलाइजेशन रेट है लेट्स से 80%, ठीक है, मैं 80% ही अपना सिस्टम को यूटिलाइज कर सकती हूँ। मेरे पास 100 कस्टमर आता है, मैं 80 कस्टमर को, मेरे पास 100 कस्टमर को सर्विस देने की कैपेबिलिटी है, बट मेरे पास 80 ही कस्टमर आते हैं, तो मैं उन्हें सर्विसेज दे पाती हूँ। इक्वल्स टू मैं 20 कस्टमर को सर्विस देने तक का फ्री रहती हूँ, आइडियल रहती हूँ। ये हमने कैसे निकाला? कैसे निकाला? देखो बेटा, अगर मैं परसेंटेज में लेके चलूं 80%, तो अगर मैं मानूं कि मेरी कैपेसिटी है 100% की, कुछ ना कुछ फुल कैपेसिटी तो ज्यूम करके चलनी पड़ेगी, जनरली हम 100% ज्यूम करके चलते हैं। 100% की फुल कैपेसिटी है माइनस मैं 100% की कैपेसिटी में से यूटिलाइज कितनी करती हूँ अपनी कैपेसिटी? 80% की कैपेसिटी यूटिलाइज करती हूँ। आइडियल रेट निकल जाएगा 20% में अपनी कैपेसिटी आइडियल रखती हूँ। ठीक है, तो ये 80% मतलब यूटिलाइजेशन रेट था। यूटिलाइजेशन रेट का फॉर्मूला क्या था? सिस्टम की बात करें हम, यूटिलाइजेशन रेट ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला क्या था? पी से डिनोट करते थे हम उसे, लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू इनटू एम यहाँ पे लिखना था। ठीक है, माइनस यहाँ पे हमने क्या किया है? 100। हमें कोई एक स्टैटिक यूनिट, एक हमें यूनिट, फिक्स्ड यूनिट लेके चलनी पड़ेगी ना, जिसे हम अपना फुल कैपेसिटी मानेंगे। तो इस केस में मैंने 100 मानी थी, बट फॉर्मूला में हम क्या अज्यूम करके चलते हैं? 1 अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्ट रियलिस्टिक यही रहती है, इससे कैलकुलेशंस करनी आसान हो जाती है। हम फुल कैपेसिटी कितनी अज्यूम करके चल रहे हैं? 1। तो 1 फुल कैपेसिटी में से माइनस कर देंगे हम यूटिलाइजेशन रेट ऑफ अ सिस्टम, तो मेरा क्या आ जाएगा? आइडियल रेट ऑफ अ सिस्टम निकल के आ जाएगा। सिंपल था आइडियल रेट का फॉर्मूला भी। नेक्स्ट, आइडियल रेट ऑफ अ सर्वर। ठीक है, एट एनी टाइम हमारे सर्वर का आइडियल रेट अब कैसे निकलेगा? अगेन 1 माइनस लैम्डा बाई म्यू। ठीक है, इनटू इसे कर देंगे टी से, टी यानी कि एक स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ टाइम। अब ये हम 1 माइनस अगर 80% करें, तो हम अपने सर्वर की पूरी कैपेसिटी, फुल डे की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि बेटा हमने यहाँ पे जो, कहाँ गया, यहाँ पे जो हमने यूटिलाइजेशन रेट निकाला, क्या हमने एट अ पॉइंट ऑफ टाइम निकाला? नहीं मैम, हमने एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं निकाला, हमने टोटल यूटिलाइजेशन रेट निकाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनटू कर देंगे टी से। अगर आप 1 आवर का आइडियल रेट निकालना चाहते हो, तो 1 आवर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट फॉर्मूला, अब यहाँ पे हमारे बेसिक बेसिक फॉर्मूला खत्म हो गए अराइवल रेट एंड सर्विस रेट को लेके। अभी नेक्स्ट हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। अपनी जो 4 चीजें हमने देखी थी ना, एवरेज वेटिंग टाइम इन क्यू, एवरेज लेंथ ऑफ क्यू, एवरेज वेटिंग टाइम इन सिस्टम एंड एवरेज लेंथ ऑफ सिस्टम, ये 4 फॉर्मूला हमारे मेन है। अब हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एवरेज लेंथ ऑफ द सिस्टम, जो हमारा प्रॉपर सिस्टम है पूरा का पूरा, उसकी लेंथ का फॉर्मूला, यानी कि हमारे सिस्टम में कितना कस्टमर रहता है, हमें वो कैलकुलेट करना है। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम वेटिंग टू गेट सर्विस इज माई एवरेज लेंथ ऑफ सिस्टम। इसका फॉर्मूला है यूटिलाइजेशन रेट डिवाइडेड बाय आइडियल रेशो। क्या फॉर्मूला है? यूटिलाइजेशन रेट डिवाइडेड बाय आइडियल रेशो। इसको हम डिनोट करते हैं एलएस से। अभी यूटिलाइजेशन रेट का क्या फॉर्मूला, एक बार मेरे को बताना सब बच्चे। यूटिलाइजेशन का रेट, यूटिलाइजेशन रेट का हमारे पास फॉर्मूला था लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। वेरी गुड, डिवाइडेड बाय
आइडियल रेशियो का मेरे पास क्या फॉर्मूला था, 1 - डिवाइडेड बाई म्यू था ना आइडियल रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, इसे सोर्ट करोगे तो कैसे लिखोगे, लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू इनटू 1 - सॉरी इनटू इसका हम रेसिप्रोकल सबसे पहले लेंगे, 1 - लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सिमिलर आ जाएगा म्यू। ठीक है, यहाँ पे हम 1 अज्यूम करके चलेंगे, म्यू डिवाइडेड बाई 1 इज म्यू इनटू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इक्वल्स टू 1 म्यू। इसको लिखेंगे हम कैसे, म्यू से लिखेंगे, माइनस लैम्डा। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, म्यू माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू आ जाएगा। ठीक है, देखो बच्चे क्लियर क्लियर करके यहाँ पे लिखती हूँ मैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, कंफ्यूज मत होना। अब जो बेसिक कैलकुलेशन है, जैसे कि इसको सॉर्ट करना, ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगी। देखो ना, इसको हम कैसे सॉर्ट करते हैं, 1 - लैम्डा डिवाइडेड बाई, अगर म्यू लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे सॉर्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाता है हमारा, यहाँ पे हम 1 अज्यूम कर लेते हैं, देन इनका डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे म्यू आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। म्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, 1 म्यू माइनस लैम्डा आ जाएगा। ये ऐसे सॉर्ट होता है। ठीक है, ये तो सिंपल था हमारा। देन ये कैसे बन जाएगा हमारे पास, लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू डिवाइडेड बाई म्यू माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू। ऊपर चला जाएगा तो ये कैसे बन जाएगा, अब ये ऊपर चला जाएगा ना हमारा, तो ये कैसे बन जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू इनटू म्यू डिवाइडेड बाई म्यू माइनस लैम्डा। म्यू के साथ म्यू कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू माइनस लैम्डा, लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू माइनस लैम्डा। तो सिस्टम की लेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, सिंपल था। सिस्टम की लेंथ का फॉर्मूला ये है हमारे पास। एवरेज लेंथ ऑफ सिस्टम का अगर कोई आपको फॉर्मूला पूछे तो हम क्या बोलेंगे, यूटिलाइजेशन रेट डिवाइडेड बाय आइडियल रेट। क्या फॉर्मूला बोलेंगे, यूटिलाइजेशन रेट डिवाइडेड बाय आइडियल रेट। ठीक है, नेक्स्ट, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन अ क्यू। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन अ क्यू, मतलब कि जो हमारी क्यू लगी हुई है उसके नंबर ऑफ कस्टमर बताने हैं, यानी कि मुझे एल क्यू बताना है इस बार, लेंथ ऑफ क्यू बताना है मुझे कि क्यू में मेरे पास एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर कितने रहते हैं। तो एल क्यू कैसे निकलेगा, हमने एल एस निकाल लिया ना, सिस्टम की लेंथ मैंने निकाल लिया ना, कि अगर लेट से सिस्टम में 100 कस्टमर रहता है, माइनस कर दूंगी मैं यूटिलाइजेशन रेट से, कितने कस्टमर्स को मैं सर्विसेज दे देती हूँ, तो जितना मेरा यूटिलाइजेशन रेट है उसमें मैं माइनस कर दूंगी पूरे सिस्टम की लेंथ। सिस्टम की लेंथ में मेरे क्या आ रहे हैं, जो बंदे क्यू में लगे हुए हैं प्लस जो बंदे सर्विसेज ले रहे हैं। ठीक है, और जो बंदे जा रहे हैं, ये सारे बंदे लगे हुए हैं हमारी सिस्टम की लेंथ में, है ना। तो मुझे अगर क्यू की लेंथ निकालनी है तो क्यू की लेंथ में से कैसे निकलेगी, पूरे सिस्टम की लेंथ में से मैं माइनस कर दूंगी जो बंदे सर्विसेज ले रहे हैं, यानी कि मेरा यूटिलाइजेशन रेट मैं माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, क्यू की लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ सिस्टम माइनस यूटिलाइजेशन रेट। लेंथ ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, लेंथ ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला था लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा, है ना। ये देखो लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा, यही फॉर्मूला हमने निकाला था ना, माइनस यूटिलाइजेशन रेट का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, लेंथ ऑफ क्यू का फॉर्मूला। अब इसे सॉर्ट कर लो, तो हम इसे कैसे सॉर्ट करेंगे, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम लेके कैसे बन जाएगा, म्यू म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, कॉमन में बाहर म्यू, देन म्यू माइनस लैम्डा, ऊपर क्या बन जाएगा, म्यू लैम्डा माइनस लैम्डा म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन मैंने की है और ये ऐसे मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद कट जाएगा म्यू म्यू लैम, इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा मेरा, अरे उठ गया, यही से समझ लो। इसे हमने जब सॉर्ट किया तो ये हमारा कैसे बना, म्यू कॉमन में म्यू माइनस लैम्डा ऐसे बन गया। देन अब हम क्या करेंगे, इसे इसके साथ डिवाइड करेंगे सबसे पहले, म्यू माइनस लैम्डा ठीक है, बट ये नहीं है ना हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू लैम्डा हो जाएगा, माइनस इसको डिवाइड करेंगे अब हम इसके साथ, म्यू तो है ओके है, बट म्यू माइनस लैम्डा नहीं है, तो म्यू माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारा, लैम्डा मल्टीप्लाई बाई म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, ऐसे ही बना था, है ना, सिंपल, समझ आ रहा है ना। अब मैं इसे क्या करूंगी, सॉर्ट करूंगी। यहाँ पे तो हमारे पास ये तो म्यू माइनस लैम्डा ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, म्यू लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, है ना।
म्यू लैम्डा माइनस म्यू लैम्डा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब प्लस माइनस म्यू लैम्डा आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, समझ आया। तो एल क्यू का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉमन में म्यू मल्टीप्लाई म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, ये बन गया हमारे एल क्यू का फॉर्मूला। आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज माई एवरेज लेंथ ऑफ द सिस्टम। इससे बनते बनते सारे फॉर्मूला बन जाएंगे। एवरेज लेंथ ऑफ द सिस्टम आपको एक बार पता चल गया ना, उससे हमने लेंथ ऑफ क्यू निकाल ली बड़े आराम से, है ना। एवरेज लेंथ ऑफ सिस्टम से हमने लेंथ ऑफ क्यू बड़े आराम से निकाली है। अब नेक्स्ट क्या है, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला हम निकालेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ कस्टमर इन अ क्यू, एक कस्टमर को क्यू में एवरेज कितना वेट करना पड़ता है। ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ कस्टमर इन अ क्यू, एक कस्टमर को क्यू में एवरेज कितना वेट करना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन अ क्यू डिवाइडेड बाय अराइवल रेट। बेटा जी मेरे पास जो अराइवल रेट है क्या होता है, नॉर्मली अराइवल रेट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि कस्टमर को एवरेज कितना टाइम वेट करना पड़ता है, यानी कि डब्ल्यू क्यू से, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग टाइम इन क्यू आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, है ना, आ जाएगा ना। देखो बेटा, अराइवल रेट यानी कि मेरे पास लेट से 100 कस्टमर मेरे पास अराइव हुआ है, इनटू कर दूंगी हर 100 कस्टमर को कम से कम 2 मिनट वेट करना पड़ता है मेरे सिस्टम में। 100 × 2 कर दूंगी तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास, 200 मिनट्स आ जाएगा ना मेरे पास, 200 मिनट्स आ जाएगा ना। तो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन अ क्यू, मेरी क्यू में कितना कस्टमर लगा हुआ है और अराइवल रेट के साथ इसे मैं क्या कर दूंगी, अभी डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेटिंग टाइम आ जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन अ क्यू डिवाइडेड बाय अराइवल रेट। अभी मेरे साथ फॉर्मूला बोलोगे, डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला क्या है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन अ क्यू डिवाइडेड बाय अराइवल रेट। अब एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन अ क्यू यानी कि एल क्यू की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू यानी कि एल क्यू की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो एल क्यू डिवाइडेड बाय अराइवल रेट को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला क्या आ गया, एल क्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब एल क्यू का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू माइनस लैम्डा। लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसको सॉर्ट करेंगे तो कैसे आ जाएगा यहाँ पे, लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसके नीचे लेट से 1 अज्यूम कर लेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा का स्क्वायर और एक लैम्डा कट जाएगा आपस में, तो ये क्या बचेगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, एकदम सेम फॉर्मूला ही है, एल क्यू के जैसा ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे जो था हमारा लैम्डा स्क्वायर था, यहाँ पे हमारा सिंगल लैम्डा। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ कस्टमर इन अ सिस्टम, एक कस्टमर को सिस्टम में कितना टाइम वेट करना पड़ता है। ठीक है, पहले हमने एवरेज वेटिंग टाइम इन अ क्यू निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम इन अ सिस्टम, होल सिस्टम में हमारा एवरेज वेटिंग टाइम कितना है। तो इसका फॉर्मूला है, जैसे यहाँ इसका क्या फॉर्मूला था, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन अ क्यू डिवाइडेड बाय अराइवल रेट ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन अ सिस्टम डिवाइडेड बाय अराइवल रेट। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन अ सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, एलएस, है ना, एलएस लिखते हैं ना हम, लेंथ ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय अराइवल रेट यानी कि लैम्डा। तो एलएस का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे और डिवाइड बाय कर देंगे लैम्डा से, और कट कट हो गया क्या बच जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा। एकदम सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है, फर्स्ट वाला, दैट इज माई एल एस का फॉर्मूला याद करना है आपको, सारे फॉर्मूला चारों के चारे फॉर्मूला अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, ये थे हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। अब इसके बाद कुछ एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे, पॉसिबिलिटीज का टॉपिक है, ये भी आपको इसमें चांसेस कम है, यानी कि आपको इसका कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है, पर आपको मॉड्यूल में ये कंसेप्ट दे रखा है, इसलिए समझ लो ये कंसेप्ट। पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली एन कस्टमर इन अ सिस्टम, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कस्टमर्स की पॉसिबिलिटी समझने वाले हैं सिस्टम में, कि लेट्स अगर हम 4 कस्टमर की बात करें तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि हमारे सिस्टम में 4 कस्टमर रहेंगे, कितनी पॉसिबिलिटी है कि हमारे सिस्टम में 5 कस्टमर रहेंगे। तो इसी तरह से हम एन एन फॉर्मूला तो एन के लिए होगा ना, हम जब फॉर्मूला लिखते हैं, जो पॉसिबिलिटी वाला लिखते हैं, हम यहाँ पे एन ही लिखते होते हैं ना,
देन हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि 10 कस्टमर की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने चांसेस है कि हमारे सिस्टम में 10 कस्टमर आएंगे। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी, पॉसिबिलिटी ऑफ n कस्टमर इन अ सिस्टम। इसके लिए मुझे कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं देखूंगी पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर इन अ सिस्टम। अगर मुझे पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर इन अ सिस्टम निकालना हो, तो जीरो कस्टमर मतलब कि मेरे पास कोई कस्टमर ही नहीं है, मतलब कि मैं क्या रही हूँ, मैं आइडियल रही हूँ। मैं क्या रही हूँ, आइडियल रही हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर इन अ सिस्टम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आइडियल रेट। पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर इन अ सिस्टम का फॉर्मूला क्या है, आइडियल रेट, क्योंकि मैंने कोई काम ही नहीं ना किया, मैं आइडियल रही हूँ भाई, जीरो कस्टमर है। आइडियल रेट का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू। 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर निकल गया ये। सेकंड, अगर मुझे निकालना हो पॉसिबिलिटी ऑफ वन कस्टमर इन अ सिस्टम, पॉसिबिलिटी ऑफ वन कस्टमर इन अ सिस्टम, तो वो कैसे निकलेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ वन कस्टमर का फॉर्मूला है हमारे पास 1r इनटू पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर। अब मैम इस फॉर्मूला का क्या लॉजिक है, देखो बेटा, जब हमने बैंक ओपन किया तो हमेशा स्टार्टिंग जो होती है हमारी ऑपरेशंस की कैसे होती है, जीरो कस्टमर से स्टार्ट होते हैं ना हम। जीरो कस्टमर से चलते 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 कस्टमर आना शुरू होता है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हमेशा स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होती है, जीरो कस्टमर से स्टार्टिंग होती है हमारी। तो इसीलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर से किया। अब मैम ये 1r का क्या मतलब है, आर मतलब, जल्दी बोलो, आर मतलब यूटिलाइजेशन रेट। आर मतलब यूटिलाइजेशन रेट, आर मतलब यूटिलाइजेशन रेट। तो पॉसिबिलिटी ऑफ वन कस्टमर, मैंने क्या बोला, वन कस्टमर की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो वन कस्टमर जब आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने यूटिलाइजेशन रेट से, है ना। यूटिलाइजेशन रेट है मेरा 80% लेट से, ठीक है। यूटिलाइजेशन रेट मेरा कितना है 80%, तो 1 इंटू 80% करूंगी ना, जितना मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ, कस्टमर जितना आएगा इंटू उसका यूटिलाइजेशन रेट से तो करूंगी ना। मल्टीप्लाई क्या करूंगी, पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि हमारा सिस्टम हमेशा जीरो कस्टमर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ वन कस्टमर का फॉर्मूला क्या बन गया, यूटिलाइजेशन 1 इंटू यूटिलाइजेशन रेट इंटू पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर। अब पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर का क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू। इसको हमने खोल के लिख लिया, पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर को 1 माइनस लैम्डा डिवाइड बाई म्यू। अब 1r को भी खोल के लिख लेते हैं, यूटिलाइजेशन रेट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू, लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू इंटू 1 कर देंगे, तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ वन कस्टमर का फॉर्मूला बन गया। पॉसिबिलिटी ऑफ टू कस्टमर का फॉर्मूला क्या बनेगा इस अकॉर्डिंग से, मैम स्टार्ट होगा जीरो कस्टमर से, तो यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, इस बार यूटिलाइजेशन रेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 से। क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन रेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार 2 कस्टमर रहेंगे। तो कैसे फॉर्मूला बन जाएगा, आर आर इंटू पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर। आर को भी खोल के लिख लो, कैसे बनेगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू मल्टीप्लाई बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, बिल्कुल ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। अब ये देखो, इसको मैंने कैसे लिख रखा हुआ है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, पॉसिबिलिटी ऑफ टू कस्टमर को आर आर इंटू पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर मैंने किया ना, इसको मैं दूसरी तरह से भी तो लिख सकती हूँ, पॉसिबिलिटी ऑफ टू कस्टमर को पॉसिबिलिटी ऑफ वन कस्टमर इंटू पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर में कर सकती हूँ ना, कर सकती हूँ ना। आर इंटू पॉसिबिलिटी ऑफ वन कस्टमर इंटू पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर में कर सकती हूँ ना, बिल्कुल इसे, बिल्कुल मैम कर सकते हो, है ना। मैंने क्या किया यहाँ पे, आर इंटू दिस किया था ना, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, आर इंटू पॉसिबिलिटी ऑफ वन कस्टमर इंटू पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर, कर सकती हूँ मैं ऐसे। सॉरी, इसमें फिर पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर थोड़ी आएगा, कैसे आएगा, आर इंटू पॉसिबिलिटी ऑफ वन कस्टमर आ जाएगा ना। अब इसको खोलो एक बार,
देखो बेटा ध्यान से समझो, मैंने क्या लिखा, पॉसिबिलिटी ऑफ टू कस्टमर का फॉर्मूला लिखा मैंने, R इंटू पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर, ये तो आपको समझ आया। और मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, R इंटू पॉसिबिलिटी ऑफ वन कस्टमर। क्यों मैम ऐसे क्यों लिख सकते हैं, इसे खोल के बताना जरा मेरे को इस बार, इसको एक बार कैसे खुलेगा। R इंटू पॉसिबिलिटी ऑफ वन कस्टमर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, R इंटू पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर था ना, ऐसे ही तो खुला। बिल्कुल सही बात है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ टू कस्टमर का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, R इंटू पॉसिबिलिटी ऑफ वन कस्टमर। ठीक है, तो उसी तरह से अब मेरे को एक बार बता दो, पॉसिबिलिटी ऑफ n कस्टमर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, R इंटू पॉसिबिलिटी ऑफ वन कस्टमर, है ना। देखो बच्चे कैसे आ जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू, है ना, लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू, ये R का फॉर्मूला है। अब इसको इंटू किससे करना है, n से करेंगे हम, है ना। इसमें हमने क्या किया था, पॉसिबिलिटी ऑफ टू कस्टमर में आओ कैसे किया था, R इंटू R, क्योंकि हमारे पास दो कस्टमर का था तो दो बार R आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, लैम्डा स्केयर आ गया था ना, यहाँ पे लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू का स्केयर आ गया था जितना कस्टमर था, तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना नंबर ऑफ कस्टमर आपको दिखाना, अगर आप 100 नंबर ऑफ कस्टमर की पूछो तो 100 से कर दो, 200 की पूछो 200 से कर दो, 2 की पूछो 2 से कर दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। इजी था, समझ आया लॉजिक। पॉसिबिलिटी का फॉर्मूला याद हो गया, क्या फॉर्मूला था पॉसिबिलिटी का, लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू इंटू एन मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, ये थे हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे आके हमारे फॉर्मूला वाला पोर्शन खत्म होता है, अब हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। ठीक है, फॉर्मूला वाला सारा काम हमारा खत्म हो गया है, थोड़ा सा थियोरी पोर्शन बचा है यहाँ पे, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं ना, इन फॉर्मूला के बेस पे ही हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट कुछ जो थ्योरी बची है उसे फटाफट खत्म कर लेते हैं। मैंने देखो जब मैं आपको क्यूइंग मॉडल स्टार्ट करवाया था, मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, हम पढ़ने वाले हैं अजम्पशंस, अजम्पशंस हमने पढ़ ली, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी हमने पढ़ ली है सारी। अब क्या बचा हमारे पास, क्यूइंग मॉडल कौन कौन से होते हैं। क्यूइंग थ्योरी मतलब ये जो क्यू है इसको हम मैथमेटिकल स्टडी से अपने मॉडल्स, मैथमेटिकल स्टडी करेंगे और एक मॉडल निकालेंगे जो हम इसके ऊपर मॉडल अप्लाई करेंगे। तो अभी क्यू मॉडल कितने टाइप के होते हैं हम वो पढ़ने वाले हैं, एंड देन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं क्यू मॉडल को, ये पढ़ने वाले हैं, ये थ्योरी पोर्शन में है। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो तरह के क्यू मॉडल होते हैं, सिंगल सर्वर मॉडल एंड मल्टी सर्वर मॉडल, ये दो तरह के मॉडल हमारे पास होते हैं। सिंगल सर्वर मॉडल में भी फर्दर टू टाइप्स ऑफ मॉडल होते हैं, सिंगल सर्वर एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम एंड सिंगल सर्वर कांस्टेंट सर्विस टाइम। सिंगल सर्वर एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम मतलब कि सर्वर चैनल हमारे पास सिंगल है, कैश काउंटर हमारे पास एक ही है, और एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम मतलब कि रैंडम सर्विस टाइम, मैंने आपको पहले भी बताया था, मतलब कस्टमर रैंडमली आ रहा है, कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, कोई पता नहीं है कस्टमर, कोई कस्टमर 5 मिनट के गैप से आ रहा है, कोई कस्टमर 2 मिनट के गैप से आ रहा है, कोई फिक्स्ड टाइम हमें पता नहीं है। तो हमारा जो टाइम है, अराइवल टाइम है, वो क्या है हमारा, एक्सपोनेंशियल है, कांस्टेंट नहीं है। एंड नेक्स्ट इज सिंगल सर्वर एंड कांस्टेंट सर्विस टाइम। सर्वर हमारे पास सिंगल है, कैश काउंटर हमारे पास एक ही है, बट और जो सर्विस टाइम है वो क्या है, कांस्टेंट, हर कस्टमर 5 मिनट के गैप से ही आता है। ठीक है, सेकेंड मॉडल इज मल्टी सर्वर, हमारे पास बहुत सारे कैश काउंटर्स हैं। ठीक है, मल्टी सर्वर एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम, बहुत सारे कैश काउंटर है, सर्वर मल्टीपल है, बट जो हमारा सर्विस टाइम है वो क्या है हमारा, एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम है। सर्विस टाइम क्या है हमारा, एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम है। यहाँ पे मैंने गलती से अराइवल बोल दिया ना, सर्विस टाइम है बेटा। मतलब हमारे पास कैश काउंटर तो बहुत ज्यादा है, बट कभी मुझे कस्टमर को सर्विस देने में 2 महीने लग जाते हैं, कभी 5 महीने लग जाते हैं, कभी 6 महीने लग जाते हैं। कभी कस्टमर को ज्यादा कैश जमा कराना होता है, कभी कस्टमर को 1-2 हजार जमा करवाना होता है, कभी कस्टमर को कोई क्वेरी हो जाती है तो क्वेरी रिजॉल्व करने में टाइम लग जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम है। नेक्स्ट इज मल्टीपल प्रायोरिटी सर्विस। अब जो सर्वर्स हैं हमारे पास मल्टीपल है, बट आप सर्विस किस में दे रहे हो, प्रायोरिटी सर्विस में। अब इन तीनों में सर्विस आप कैसे दे रहे थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। इसमें हम सर्विसेज किस में दे रहे हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे सर्विस दे रहे हैं, और जो एक्सपोनेंशियल टाइम है वो
जो सर्विस टाइम है वो हमारा एक्सपोनेंशियल है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं हॉस्पिटल की। अब हॉस्पिटल में प्रायोरिटी बेसिस पे सर्विस दी जाती है। जिसको इमरजेंसी ज्यादा है भाई, जो मर जाएगा अभी इसका इलाज नहीं किया है, उसको हम सर्विस पहले देंगे, प्रायोरिटी बेसिस पे सर्विस देंगे। सर्विस टाइम भी एक्सपोनेंशियल होता है, किसी के ऑपरेशन करने को आधा घंटा लगता है, किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को पूरा दिन लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी हॉस्पिटल की एग्जाम्पल आएंगी। तो ये 4 तरह के मॉडल होते हैं हमारे पास। ठीक है, क्यूइंग मॉडल। दीज मॉडल इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन। अब ये जो 4 मॉडल है ना, ये कौन से अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है? एक तो ऊपर वाली अजम्पशन कि जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड मॉडल हम यूज करके चलते हैं। ठीक है, और जो कस्टमर है वो बार्किंग जोकिंग या रैंगिंग बिहेवियर वाला कस्टमर नहीं है। फर्दर एक और हमारे पास यहाँ पे अजम्पशन है जो ऊपर मुझे लिखनी थी पर मैंने यहाँ पे नीचे लिख दी है। एक और अजम्पशन हमारे पास क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अंडर इक्विलिब्रियम एंड स्टेडी स्टेट कंडीशन। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब इसका मतलब क्या होता है, स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब क्या होता है? स्टेडी स्टेट कंडीशन मतलब बेटा जी, जो आपका अराइवल रेट और सर्विस रेट है वो है स्टेबल। आपका अराइवल रेट और सर्विस रेट क्या है, स्टेबल। यानी कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैं 1 आवर में सर्विस रेट मतलब मैं एवरेज 8 यूनिट ऑफ टाइम में कितने कस्टमर को सर्विस दे सकती हूँ, है ना। अगर मैं बोल रही हूँ कि 1 आवर में मैं 2 कस्टमर को सर्विस दे सकती हूँ तो ये स्टेबल ही रहेगा। मैं 1 आवर में 2 कस्टमर को ही सर्विस दे सकती हूँ। ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, ये ऊपर नीचे नहीं होगा। और उसी तरह से अराइवल रेट भी स्टेबल रहेगा। ये हम अजम्पशन लेके चलते हैं। ठीक है बेटा, 2 स्टेट होती है, एक तो होती है हमारे पास स्टेबल स्टेडी स्टेबल स्टेट, और एक होती है हमारे पास ट्रांजिट स्टेट। ट्रांजिट स्टेट मतलब इट इज अ स्टार्टिंग अराइवल स्टेट। स्टार्टिंग पॉइंट होता है when the system is started or the service is initiated, the services then state is called transit state। अब आपने अभी बैंक जस्ट ओपन ही किया है तो आपको क्या लगता है कि बैंक ओपन होते ही आपके पास यहाँ पे 10 कस्टमर इकट्ठा हो जाएगा? नहीं होगा। तो ट्रांजिट स्टेट मतलब कि जो स्टार्टिंग स्टेट होती है। और जब आप कभी अगर आप में से कोई बच्चा अगर कोई आर्टिकल शिप करता है तो आप मेरे को बताओ, जब ऑफिस जाते हो क्या आपके पास इतना बड़ा काम पड़ा होता है, फाइल्स पड़ी होती है, आपको काम खत्म करना होता है। ठीक है, लेट्स से कि आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, आपके पास वो काम पड़ा, बहुत सारी पार्टीज की रिटर्न पड़ी हुई है, यहाँ पे आपके पास बैलेंस शीट पड़ी है, आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। आप ऑफिस में घुसे, आपने लैपटॉप खोला, ये धनाधन लग गए फटाफट काम करने को। क्या ऐसे होता है हमेशा? और अगर आप एक रिटर्न फाइल करने में 30 मिनट्स लगा रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं जब ऑफिस गया मैंने एक रिटर्न 30 मिनट्स में फाइल कर दिया, अब मैं थ्रू आउट द डे 30 मिनट्स में एक रिटर्न फाइल करूंगा, ऐसा नहीं होता है। जब आप ऑफिस में एंटर करते हो तो आपकी थोड़ा आप आराम से थोड़ा धीरे धीरे काम करते हो। आप एक रिटर्न फाइल करने में 1 आवर लगा दोगे, बट उसके बाद आप स्पीड पकड़ लोगे, आप एक रिटर्न 30 मिनट्स में फाइल करोगे। तो इसी तरह से बिजनेस में भी होता है। ठीक है, तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है, जब आपका ऑपरेटिंग डे स्टार्ट होता है, जब आपका सर्वर स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट होती है वो ट्रांजिट स्टेट। देन आप किस में आ जाते हो, स्टेबल स्टेडी स्टेबल कंडीशन में आ जाते हो। अब यहाँ पे अगर हम मशीन की ही बात कर लें, तो मशीन जब आपने जस्ट स्टार्ट ही की होती है तो क्या वो धीरे धीरे चलती है? बिल्कुल धीरे धीरे चलती है। देन वो एक स्टेबल स्टेट पकड़ती है ना, फिर वो थ्रू आउट द टाइम उसी टाइम में चलती है। ठीक है, उसी स्पीड में चलती है, उसकी स्पीड ऊपर नीचे नहीं होती है। तो फर्स्ट जब आपका सर्वर स्टार्ट हुआ दैट इज ट्रांजिट स्टेट, एंड देन आपका सर्वर आ जाता है स्टेडी स्टेट में। और हम अज्यूम करके चलते हैं इस क्यूइंग मॉडल में कि हमारा जो सर्वर है वो थ्रू आउट द डे स्टेडी स्टेट में चलेगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अंडर इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ आया? तो ये थे आपके मॉडल, क्यूइंग मॉडल। 4 तरह के मॉडल थे हमारे पास। ठीक है, देन इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, यानी कि कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके मॉडल की चॉइस को इफेक्ट करते हैं। 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेरी मॉडल की चॉइस को इफेक्ट करेंगे कि मैं उन चारों में से कौन सा मॉडल सिलेक्ट करूं, उसको इफेक्ट ये 4 करेक्टरिस्टिक्स करेंगे। और ये करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि देखो बेटा आप हेडिंग पढ़ोगे ना आपको सभी याद आ जाएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। बताऊं, फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन सोर्स। पॉपुलेशन हमारे पास किस तरह से आती है? सोर्स, अराइवल प्रोसेस में हमने अराइवल स्ट्रक्चर पढ़ा था। अराइवल स्ट्रक्चर में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, एक अराइवल बाय सोर्स, देन नंबर्स, देन उसके बाद हमने एक पढ़ा था लाइन टाइम। ये 3 पढ़े थे ना। तो ये एक इसकी बात हो रही है, पॉपुलेशन सोर्स की बात हो रही है, ये सोर्स वाले की बात हो रही है। सोर्स यानी कि 2 तरह से हमारे पास कस्टमर आ सकता है। फर्स्ट वन इज फाइनाइट सोर्स एंड देन थर्ड इज इनफाइनाइट, सेकंड इज इनफाइनाइट सोर्स। तो ये हमने पढ़ा था।
फाइनाइट सोर्स मतलब कि जो पोटेंशियल नंबर ऑफ कस्टमर है वो ग्रेटली एक्सीड्स द सिस्टम के वैसे थोड़ा उल्टा हो गया, एक सेकेंड, ये आएगा इनफाइनाइट सोर्स, ये है हमारे पास फाइनाइट सोर्स, ठीक है, उल्टा लिख दिया था मैंने। इनफाइनाइट सोर्स मतलब कि इसमें हमारे पास जो कस्टमर है वो इनफाइनाइट है। अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक का हमारा पोटेंशियल कस्टमर इनफाइनाइट है। अगर मैं पीएनबी बैंक में कैश काउंटर पर लगी हुई हूँ तो जिस भी कस्टमर का ऑल ओवर इंडिया जिस भी कस्टमर का पीएनबी अकाउंट में खाता होगा वो सारे मेरे लिए पोटेंशियल कस्टमर होंगे। अगर मैं आगरा में बैठी हुई हूँ पीएनबी ब्रांच में तो मैं सिर्फ ये नहीं मानूंगी कि आगरा वाले कस्टमर ही पीएनबी के मेरे पोटेंशियल कस्टमर होंगे, नहीं। कल को कोई अगर कोई लुधियाना से आ रहा है आगरा में, उसे पीएनबी बैंक से काम है तो वो भी तो विजिट करेगा ना इस ब्रांच में। तो इन ये हो गया मेरा इनफाइनाइट सोर्स ऑफ कस्टमर, यानी कि इसमें जो मेरा पोटेंशियल नंबर ऑफ कस्टमर होता है वो मेरी सिस्टम की कैपेसिटी को एक्सीड करता है हमेशा, ठीक है। देन इज फाइनाइट सोर्स ऑफ कस्टमर। फाइनाइट सोर्स ऑफ कस्टमर मतलब इसमें मेरा लिमिटेड कस्टमर ही होता है। अगर मैं इसमें जैसे आपको मैंने कार मशीन की एग्जांपल बताई थी, समझाया था ना सब। अगर कार रिपेयर होने के लिए आ रही है तो सबसे पहले वो क्या होगी, यहाँ पे रिपेयर होगी, फिर उसके बाद वो वॉश होगी, ये मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे बेटा फाइनाइट है, वो लिमिटेड है। हमें पता है कि 4 कार अगर रिपेयर होने के लिए आएंगी इस रिपेयर मशीन के पास तो ये सारी कार रिपेयर होने के लिए आएंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास फाइनाइट सोर्स ऑफ अराइवल हो गया। यहाँ पे एग्जांपल लिख रखी हुई है, ये मैंने सब आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आपका फैक्टर कौन सा इफेक्ट करता है आपकी मॉडल की चॉइस को, नंबर ऑफ सर्वर्स, कितने नंबर ऑफ सर्वर्स अवेलेबल है, ये भी आपकी चॉइस को इफेक्ट करता है। नंबर ऑफ सर्वर्स में भी अभी हमने रिवीजन में भी देखा था, सिंगल सर्विस फैसिलिटी, मल्टीपल पैरेलल फैसिलिटी विद सिंगल क्यू, मल्टीपल पैरेलल फैसिलिटीज विद पैरेलल क्यू, सर्विस फैसिलिटीज इन अ सीरीज, ये सब हमने देखा था। देन अराइवल एंड सर्विस पैटर्न है, हमने सर्विस रेट, सर्विस टाइम, अराइवल रेट, अराइवल टाइम पढ़ा, ये भी हमारे मॉडल की चॉइस को इफेक्ट करता है। एंड लास्ट वन इज क्यू डिसिप्लिन। क्यू डिसिप्लिन में 4 तरह से क्यू को आप सर्व करते हो, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, लास्ट कम फर्स्ट आउट, सर्विस इन रैंडम वे एंड प्रायोरिटी बेसिस पे सर्विस, ठीक है। ये चारों हमने देखे थे, अच्छे से समझे थे, ठीक है। जनरली इट इज अज्यूम्ड दैट द सर्विस इज प्रोवाइडेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट आउट बेसिस, और इसी के साथ हमारा क्यूइंग मॉडल का समझने वाला सारा पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है। थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल हमने सब अच्छे से समझ लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। थोड़े से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने अपना क्लास में चीजें ढंग से समझी है ना उसके लिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन चिन्ह दिए होंगे, मतलब आप यू बना लोगे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस को बनाने में। पर जिसने क्लास में फॉर्मूला सही से नहीं समझा है ना उसको नहीं याद होगा। तो अभी आप क्या करो, ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। आपने अगर वीडियो देख ली है अच्छे से एक बार फॉर्मूलाज की हेडिंग हेडिंग लिखो, वीडियो बंद करो, कॉपी बंद करो, जहां पे आपने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं खुद से फॉर्मूलाज लिख के देखो, सारे फॉर्मूलाज। देन लिख के उसे चेक करो कि हाँ मैंने सही लिखे हैं कि नहीं लिखे। अगर गलत लिखे हैं तो देखो मैंने क्या गलत किया, मैंने उसमें क्या लॉजिक लगाया जिसकी वजह से वो गलत हो गया। देन देखो मैंने अच्छा ये लॉजिक लगाया, मैम ने तो ये लॉजिक बोला था, तो फिर उसको एक बार फिर से वीडियो को वो वाला एरिया देखो जितना आपका गलत हुआ है, ठीक है। इस तरह से एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा लो फॉर्मूला। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं, मॉड्यूल खोलो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और आंसर सॉल्व करके देखो। देन मैच करो मॉड्यूल के साथ आपका आंसर मैच किया कि नहीं। अगर तो मॉड्यूल के साथ आंसर मैच कर गया वेल एंड गुड है, अगर नहीं मैच किया है फिर आप नेक्स्ट वाली वीडियो खोल के देखोगे वही आंसर के लिए जो आपका आंसर नहीं निकला, जो आपको समझ में नहीं आया। ये बेस्ट वे होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ने का। मेरे से बच्चे पूछते हैं मैम कैसे पढ़े, तो मैं यही बोलती हूँ कि यही है एक बेस्ट वे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ने का, जैसे अभी मैंने बोला, ठीक है। तो अभी सभी बच्चे जैसे मैंने बोला है वैसे करेंगे, अच्छे बच्चे बन गए, नेक्स्ट वीडियो भी नहीं खोलेंगे जब तक आप खुद से सॉल्व करके नहीं देख लेते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।